हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, वैज्ञानिक विषयों की व्यवस्थित अनुप्रयोग द्वारा बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग है। इसमें अंतरिक्ष वाहन जैसे उपग्रह, अंतरिक्ष स्टेशन, प्रक्षेपण यान और अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग: उत्पादन और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी किसानों, खाद्य नीति निर्माताओं, कृषि नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। रिमोट सेंसिंग मिट्टी, बर्फ आवरण, सूखे और फसल विकास की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए वर्षा के आकलन से किसानों को अपनी फसलों के लिए आवश्यक सिंचाई के समय, मात्रा और योजना बनाने में मदद मिलती है। सटीक जानकारी और विश्लेषण किसी क्षेत्र के कृषि उत्पादन का पहले से अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। भूजल की कमी और अकाल के प्रभावों का अनुमान लगाने और उन्हें कम करने में महत्वपूर्ण होते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य में इनका महत्वपूर्ण क्या है? तो यह संक्रामक रोगों की महामारी विज्ञान का अध्ययन करने के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी जानकारी लागू की जा सकती है। फिर इस डेटा का उपयोग रोग पैटर्न की निगरानी, रोगों के प्रसार के लिए पर्यावरण ट्रिगर को समझने, जोखिम की भविष्यवाणी करने और उन क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए किया जा सकता है जिसके लिए रोग नियंत्रण योजनाओं की आवश्यकता है। यह टेली महामारी विज्ञान भारत जैसे विकासशील देशों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां संक्रामक रोग मृत्यु के शीर्ष कारणों में से एक है। फिर संदूषण, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में रोग और स्वास्थ्य चिकित्सा विशेषज्ञों को आभासी संपर्क में लेकर टेली हेल्थ, टेली मेडिसिन, चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं तक पहुंचने में सुधार कर सकते हैं। पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जल चक्र, वायु गुणवत्ता और वनों, प्राकृतिक पर्यावरण के लिए विभिन्न पहलुओं को समझने में बढ़ावा देती है। ये सर्वेक्षण और निगरानी पारिस्थितिक तंत्र बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं जो संरक्षण, सतत संसाधन प्रबंधन सहित सकारात्मक पर्यावरण कार्रवाई करने के लिए उद्देश्यपूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। सतत विकास में विश्व के शहरों के सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए पृथ्वी अवलोकन एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सतत लक्ष्यों की सार्वभौमिकता को केवल किफायती स्रोतों जैसे उपग्रह छवियों के उपलब्ध स्रोतों से आसानी से उपलब्ध डेटा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सतत लक्ष्यों को आसानी से इनसे प्राप्त किया जा सकता है। निर्माणकर्ता इस जानकारी का उपयोग रुझानों को समझने, जरूरतों का मूल्यांकन करने और आबादी की सर्वोत्तम हितों में सतत विकास नीति और कार्यक्रम बनाने के लिए करते हैं। आपदा प्रबंधन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रोकथाम, तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी और पुनर्निर्माण सहित आपदा प्रबंधन चक्र के सभी चरणों में योगदान दे सकते हैं। किसी आपदा के घटित होने से पहले रिमोट सेंसिंग डेटा प्रणाली के मॉडलों के लिए जानकारी प्रदान करते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं और चेतावनी प्रदान कर सकते हैं। मौसम विज्ञान, भू-भौतिकी उपग्रहों सहित विभिन्न प्रकार की तूफानी चेतावनी, खोज और बचाव प्रयासों के लिए परिचालन क्षमता प्रदान करते हैं। शिक्षा में
वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसी प्रौद्योगिकियां शिक्षकों छात्रों भौतिक स्थानों की परवाह किए बिना आभासी कक्षाएं बनाने में मदद कर सकती हैं। टेली एजुकेशन इतना लोकप्रिय हो गया है कि दुनिया भर में कई संस्थान अब इससे सबसे सरल निर्देशन लेकर डिग्री और डॉक्टरेट कार्यक्रमों तक दूर शिक्षा विकल्प प्रदान करते हैं। मानव उपनिवेश, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सामाजिक पर्यावरणीय रूप से सतत मानव बस्तियों के लिए योजना बनाने के लिए अद्वितीय उपकरण प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार के नीति निर्माता शहरी योजनाओं के लिए मैपिंग करने के लिए, मापने के लिए, मैपिंग करने के लिए और निगरानी करने के लिए रिमोट सेंसिंग उपकरण का उपयोग करते हैं। अब संचार अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी संचार उपग्रह एक या कई स्थानों से आवाज़, वीडियो डेटा के साथ वैश्विक दूर संचार प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाती हैं। जब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए पृथ्वी आधारित विकल्प कभी कभी संभव होते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तकनीक अक्सर भूमिका व्यवस्था की आवश्यकता को कम कर सकती हैं। अधिक लागत प्रभावी सेवा वितरण विकल्प भी प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टेलीविज़न कार्यक्रमों को दूर दराज के स्थानों तक प्रसारित करने के लिए और टावरों की एक श्रृंखला के निर्माण के बजाय उपग्रहों से भेजे गए प्रसारण संकेतों को लेने के लिए उपग्रह डिस्क प्रदान किए जा सकते हैं। उपग्रह के डिस्क प्रदान कर सकते हैं। ये मानवीय कक्षाओं और कक्षा के प्रकार। कक्षा क्या है? कक्षा एक नियमित दोहराव वाला पथ है जिसमें अंतरिक्ष में एक वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण दूसरी वस्तु के चारों ओर घूमती रहती है। किसी कक्षा में स्थित किसी वस्तु को उपग्रह कहा जाता है। ये प्राकृतिक हो सकते हैं जैसे चंद्रमा और मानव निर्मित हो सकता है जैसे सैटेलाइट अपन भेजते हैं। कक्षा का आकार कैसा होता है? तो सभी कक्षाएं अंडाकार होती हैं, अंडाकार कक्षा होती हैं। ग्रहों के लिए कक्षाएं लगभग गोलाकार होती हैं। धूमकेतु की कक्षाएं आकार अलग अलग होते हैं, वे अत्यधिक विलक्षण या कुचैले होते हैं। पृथ्वी से ग्रह उपग्रह की न्यूनतम दूरी को समीपक यानी पृथ्वी से उपग्रह की जो न्यूनतम दूरी है उसको समीपक यानी पेजी कहा जाता है और कक्षा में उस बिंदु को भू चुंबक यानी एपोजी कहा जाता है। पृथ्वी से दूर होता है। इस वाले से पृथ्वी है यहाँ पर है तो इस वाले पास वाले को जो होगा पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी यहाँ है बीच में और पृथ्वी से इस कक्षा में लगा रहे हैं चक्कर तो पास वाला होगा उसे पेजी और जो दूर वाला होगा इसे अपोजी कहेंगे बिंदु। समीपक, इस तरह ग्रहों के समीप उनकी कक्षा में सूर्य से सबसे निकटतम बिंदु को सूर्य समीपक और सबसे दूर बिंदु को अपसौर कहा जाता है। कक्षाओं के प्रकार। कक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो कई प्रकार की होती हैं, देखते हैं। निम्न पृथ्वी कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, ऐसी कक्षा जो पृथ्वी की सतह के अपेक्षा करीब होती है यानी पृथ्वी के पास ही होती है। यह 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और पृथ्वी से 60 किलोमीटर ऊपर तक हो सकती है। GEO उपग्रहों के विपरीत जिन्हें हमेशा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के पास परिक्रमा करनी होती है। LEO लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों में हमेशा पृथ्वी के चारों ओर विशाल पथ का अनुसरण नहीं करना पड़ता बल्कि पृथ्वी की सतह झुकी हो सकती है। लो अर्थ ऑर्बिट
उपग्रह इमेजिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। उपयोग की जाने की कक्षा है, क्योंकि इसकी सतह से निकट होने से उच्च रेजोल्यूशन की छवि लेना आसान हो जाता है, क्योंकि ये अच्छी पास होता है तो अच्छी छवियाँ ले सकता है। यह अंतरिक्ष आधारित स्टेशन के लिए उपयोग की जाने वाली कक्षा है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे कम दूरी पर यात्रा करना इसमें आसान होता है। दूरसंचार जैसे कार्यक्रम व्यक्तिगत लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह कम उपयोगी होते हैं। दूरसंचार इसमें उपयोगी नहीं होते हैं। केवल आकाश में बहुत तेज़ी से क्योंकि आकाश बहुत तेज़ी से चलते हैं, तो ज़मीन स्टेशनों को ट्रैक करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ज़मीन से जो ट्रैक करना है वो कठिन होता है। लो अर्थ ऑर्बिट में संचार उपग्रह अक्सर निरंतर कवरेज देने के लिए कई उपग्रहों के साथ एक बड़े संयोजक समूह के हिस्से के रूप में काम करते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में यदि संचार करना है तो कई उपग्रहों को बड़े समूहों को एक साथ काम करना होगा। यह है लो अर्थ ऑर्बिट, जिस तरह से दिखाए 160 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है निम्न अर्थ ऑर्बिट। मध्यम पृथ्वी कक्षा इस तरह से ये 5000 से 20,000 किलोमीटर के बीच होती है। 5000 मध्यम पृथ्वी कक्षा में निम्न पृथ्वी और भू-स्थितिक कक्षा के बीच भी कई कक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसे MEO मिडल अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इस मायने में LEO के समान है कि इसे पृथ्वी के चारों ओर विशिष्ट पथ लाने के लिए आवश्यकता नहीं होती। मतलब पृथ्वी के चारों ओर विशिष्ट पथ लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसका उपयोग कई अलग अलग अनुप्रयोगों में विभिन्न उपग्रहों के द्वारा किया जा सकता है। पोजीशनिंग और नेविगेशन सेवाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करने में बड़े पैमाने पर MEO प्रकार के उपग्रह का उपयोग किया जाता है। यह मध्यम ऊंचाई पर स्थित होते हैं और इनके पास व्यापक दृश्य क्षेत्र होता है, बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में देख सकते हैं। इसे उपग्रहों को अधिक संख्या में नेविगेशन सिग्नल प्राप्त करने की अनुमति मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक सटीक और विश्वसनीय नेविगेशन प्रणाली तैयार होती है। भूतलकाली कक्षा, इसे GSO कहते हैं। इसका डायग्राम ये है। भूतलकाली कक्षा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। भूतलकाली कक्षा जब कोई उपग्रह पृथ्वी के केंद्र से 42,164 किलोमीटर या फिर पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर दूर पहुंचता है, तो ऐसे स्थानों पेश कर जाता है जहां उसकी कक्षा जो है पृथ्वी के घूर्णन से मेल खाती है, और इस विशेष उच्च पृथ्वी कक्षा को भूतलकाली कक्षा कहा जाता है। GSO भू-स्थितिक कक्षा जो है उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। अधिकांश संचार उपग्रहों को भूतलकाली कक्षा में स्थापित किया जाता है और वे आकाश में एक ही बिंदु पर स्थित दिखाई देते हैं, जिससे जमीन आधारित एंटीना के लिए संचार करना आसान हो जाता है। जमीन से एंटीना आसानी से संचार कर सकता है। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर वृत्ताकार भूतलकाली कक्षा में उपग्रहों में भू-स्थितिक कक्षा होती है, जो जमीन के सापेक्ष बिल्कुल गति नहीं करती, यानी स्थिर दिखाई देते हैं ये उपग्रह। अब है भूतलकाली कक्षा। ये भू-स्थितिक कक्षा है, और जो इस तरह से झुकी हुई दिखा रही है ये भूतलकाली कक्षा है। भू-स्थितिक कक्षा से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट LGEO कहते हैं।
GEO में उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी के समान गति से यात्रा करते हैं, यानी इन्हें 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। निश्चित स्थान पर स्थित प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से पूरी तरह मेल खाने के लिए इसे 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर GEO उपग्रहों की गति के समान 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। इनकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। दूरसंचार उपग्रहों को अक्सर GEO में रखा जाता है। पृथ्वी आधारित उपग्रह एंटीना उन्हें ट्रैक करने के लिए घूमना ना पड़े और आसानी से वे ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ उपग्रह स्थित होते हैं। इसका उपयोग मौसम विज्ञान की विशेष मौसम पर नज़र रखने, स्थानीय पैटर्न के विकास को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है। वास्तव में समय संचार के लिए GEO प्रकार के अंतरिक्ष यान का नकारात्मक पक्ष पृथ्वी से उनकी अधिक दूरी के कारण लंबे समय तक विलंब सिग्नल है कि लंबे समय तक सिग्नल की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भू-स्थैतिक कक्षा है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट SSO कहते हैं। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रह पृथ्वी से 600 से 8,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर घूमते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह घूमते हैं। SSO अंतरिक्ष यान की कक्षा झुकाव ऊंचाई को असंशोधित किया जा सकता है ताकि वे हमेशा एक ही स्थानीय समय और स्थान को पार करते हैं। संशोधित कर दिया जाता है कि एक ही स्थान पर बार बार उसी समय घूम कर आते हैं। इस प्रकार इमेजिंग के लिए प्रकाश की स्थिति सुसंगत होती है, जो इस प्रकार के उपग्रह को पृथ्वी अवलोकन और पर्यावरण निगरानी के लिए आदर्श बनाती है। वैज्ञानिक इन छवि अनुक्रमों का उपयोग मौसम के पैटर्न के विकास के बारे में जानने और चक्रवातों का पूर्वानुमान लगाने, वनों की आग, बाढ़ को रोकने, वनों की कटाई, समुद्र तट परिवर्तन और अन्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। भू-स्थानांतरण कक्षा जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, अक्सर उपग्रहों को स्थानांतरण कक्षा पर रखा जाता है। ऐसी कक्षा होती है जहां मोटरों से कम ऊर्जा का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकते हैं। एक उपग्रह को GEO जैसी उच्च कक्षा तक पहुंचने की अनुमति देता है। वास्तव में उच्च कक्षा तक जाने के लिए लॉन्च वाहन की आवश्यकता नहीं होती है। GEO तक पहुंचना सबसे आम स्थानांतरण कक्षाओं का एक उदाहरण है। इसे भू-स्थैतिक कक्षा GTO कहा जाता है। जब पेलोड 35,786 किलोमीटर की GEO ऊंचाई पर भू-चुम्बक तक पहुंचता है तो यह अपने इंजनों को इस प्रकार फायर करता है कि गोलाकार GEO में प्रवेश कर जाता है और वहीं रह जाता है। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में एक स्थान है जहां दो निकायों जैसे पृथ्वी और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटे तीसरे निकाय द्वारा महसूस किया जाता है और उसके केंद्र अपसारी बल के बराबर होता है। बलों की परस्पर क्रिया संतुलन एक बिंदु बनाती है। बलों की क्रिया जो है एक संतुलन बिंदु बनाती है जहां अंतरिक्ष यान को अवलोकन करने के लिए पार किया जा सकता है। इन बिंदुओं का नाम 18वीं सदी में गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1772 में एक पेपर में इनके बारे में लिखा था। इन्होंने तीन निकाय समस्या कहा था। इन्होंने लैग्रेंज पॉइंट, इसे लाइब्रेशन पॉइंट भी कहा था। लैग्रेंज पॉइंट अलग अलग पॉइंट होते हैं। इसका चित्र ये है। लैग्रेंज पॉइंट
5 ऐसे पॉइंट हैं जहां छोटा द्रव्यमान दो बड़े द्रव्यमान को एक ही स्थित पैटर्न में परिक्रमा कर सकता है। इन 5 लैग्रेंज पॉइंटों में 3 अस्थिर और 2 स्थिर पॉइंट होते हैं। अस्थिर लैग्रेंज पॉइंट जो हैं जिन्हें L1, L2, L3 नाम दिया गया है, दो बड़े द्रव्यमानों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होते हैं। इस तरह से दिखाते हैं चित्र। L1, L2, L3 ये अस्थिर पॉइंट हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। और स्थिर लैग्रेंज L4 और L5 नाम दिया गया है। दो त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं और बड़े द्रव्यमान होते हैं। पृथ्वी सूर्य प्रणाली L1 पॉइंट सूर्य का निलंबित दृश्य प्रदान करता है। L1 जो है सूर्य का प्रकाश इस पर हमेशा पड़ता रहता है। इसरो का आदित्य L1 पॉइंट स्थित है यहाँ L1 पॉइंट पर, और इसरो ने जो भेजा है आदित्य L1 वो इसी पर स्थित है। L2 पॉइंट खगोल वैज्ञानिकों के लिए आदर्श स्थिति है, क्योंकि यह अंतरिक्षयान पृथ्वी के साथ आसानी से संचारित करने के लिए काफ़ी करीब है। और यह L2 जो है जो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा का अंतरिक्ष यान के पीछे रह सकता है और दूरबीन के लिए गहरे स्थान का स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है। यानी ये सबको एक साथ देख सकता है। जो पॉइंट है L2 पॉइंट ये यहाँ है और यहाँ देख सकते, इसे तीनों को देख सकता है। L3 पॉइंट जो है सूर्य के पीछे पृथ्वी की कक्षा के विपरीत स्थित है, इसलिए वैज्ञानिकों को इसका कोई उपयोग नहीं सूझा है अभी तक। L4, L5 स्थिर कक्षाओं का निवास है। यहाँ दो बड़े द्रव्यमानों के बीच द्रव्यमान का अनुपात 24.96 से अधिक है। उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या है? उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाले यान प्रक्षेपण यान इस तरह के होते हैं, दिखा देते हैं पहले। रॉकेट होता है उसे बोलते हैं प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान एक सिस्टम का उपयोग अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किया जाता है। अधिकांश प्रक्षेपण यान लैग्रेंज पॉइंट से संचालित होते हैं, जो लॉन्च कंट्रोल सेंटर और वाहन असेंबली और ईंधन भरने जैसी प्रणालियों द्वारा समर्थित होते हैं। उन्हें कक्षीय पेलोड क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। छोटे, मध्यम और भारी से लेकर अति भारी लिफ्ट तक होते हैं। प्रक्षेपण यान कई प्रकार के होते हैं। उपग्रह का प्रक्षेपण यान उपग्रहों को उचित कक्षा में स्थापित करने की प्रक्रिया को प्रक्षेपण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। प्रक्षेपण यान न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अच्छे उदाहरण हैं। नियम है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रक्षेपण यान के मामले में इस प्रकार है कि क्रिया जो वाहन यानी रॉकेट होता है उसमें ईंधन दहन से उत्पन्न गैस बाहर पीछे की ओर निकलती है, तो ये क्रिया होती है। प्रतिक्रिया वह दबाव है जिसे थ्रस्ट कहा जाता है, जो प्रक्षेपण यान की आंतरिक संरचना पर लागू होता है। इसे निष्क्रिय प्रवाह, जो गैस बाहर निकल रही है उसकी विपरीत दिशा में धकेलता है। प्रक्षेपण यान एक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण में संचालित उड़ान की अवधि शामिल होती है। पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर उड़ता है और कक्षीय वेग तक बढ़ जाता है। जब रॉकेट का अंतिम चरण जल जाता है तो उड़ान समाप्त हो जाती है। उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। प्रक्षेपण यान इसमें दो हैं। बहुचरण रॉकेट इसे वर्गीकृत किया जाता है। व्यययुक्त प्रक्षेपण यान एकल उपग्रह लॉन्च वाहन है, जिसका उपयोग आमतौर पर अंतरिक्ष में पेलोड प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। अधिकांश उपग्रहों को ELV उपग्रह करके कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। व्यययुक्त प्रक्षेपण
व्यय प्रक्षेपण वाहनों को ELV तीसरे चरण का पहला दूसरा चरण को लगभग 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक बढ़ाता है और तीसरा चरण उपग्रह को स्थानांतरित कक्षा में स्थापित करता है। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला दूसरा जो है वो 50 से 100 किलोमीटर तक पहुंचा देता है उस सैटेलाइट को, और तीसरा चरण जो है उपग्रह को स्थानांतरित कक्षा में स्थापित कर देता है। एक बार जब उपग्रह स्थानांतरित कक्षा में पहुंच जाता है तो प्रक्षेपण यान कार्य पूरा हो जाता है और फिर विभिन्न हिस्से आमतौर पर पृथ्वी पर गिरते हैं वक्त अपने आप को नष्ट कर देते हैं। पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते, वो नष्ट ही कर देते हैं अपने आप को। पुनः योज्य प्रक्षेपण यान प्रक्षेपण वाहन पुनः योज्य प्रक्षेपण वाहन वो है पुनः योज्य प्रक्षेपण प्रदान करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण के लिए कई बार किया जाता है। एक बार से अधिक बार वो अंतरिक्ष में जा सकते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के प्रक्षेपण यान उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद यह वापस पृथ्वी पर लौट आते हैं। ELV अंतरिक्ष के नाम से जानिए थे। ELV के कार्य RLV के कार्य ELV के पहले और दूसरे चरण के कार्य के समान होते हैं। पहले दूसरे चरण समान होते हैं लेकिन अगला कार्य इसका अलग होता है। एक बार जब ऊंचाई हासिल हो जाती है तो शटल को प्रक्षेपित किया जाता है जिससे उपग्रह स्थानांतरित कक्षा में स्थापित हो जाता है और बाद में अंतरिक्ष यान पुनः वापस धरती पर लौट आता है। और इसके अंतरिक्ष यान बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे PSLV होता है और MSLV भी होता है, MSLV-3 जिससे चंद्रयान को मंगलयान को भेजा गया था। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।